My dear students, good morning to everybody. Today I am going to teach you the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda was an American poet who was born in 1904 and died in 1973. He got the Nobel Prize for Literature in 1971. Pablo Neruda is the pen name. Do you know what is pen name? His real name was Neftali Ricardo Rias Basalto. Neftali Ricardo Rias Basalto. But he used to write poem by the name Pablo Neruda. Pablo Neruda was the pen name. Pen name उस नाम को कहते हैं जिस नाम को कोई भी राइटर या पोएट या नोवेलिस्ट लिखने के लिए अडॉप्ट करता है, उस नाम को कहते हैं पेन नेम। तो पाब्लो नेरुदा पेन नेम था नेफ्थाली रिकार्डो रियास बैसल्टो का। इन्हें 1971 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस पोएम में पाब्लो नेरुदा ने द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, पूरे पोएम का अगर मेन थीम देखें हम लोग तो पूरे पोएम को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, शांत रहकर आत्मनिरीक्षण के महत्व और उसकी उपयोगिता को उजागर किए हैं पाब्लो नेरुदा ने इस पोएम कीपिंग क्वाइट में। नेरुदा की कविताओं में इजली अंडरस्टूड इमेजेस होते हैं, लेकिन उस पोएम की ब्यूटी को वो थोड़ा भी कम नहीं करते। इस पोएम में पाब्लो नेरुदा ने बहुत डीप मीनिंग से इंट्रोस्पेक्शन के इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी को उजागर किया है। अगर आप लोग गौर से इस पोएम में एक फिगर है, इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए, इस पूरे पोएम का एक सेंट्रल आइडिया को हाईलाइट करती है। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि एक लेडी है जो दीपक लेकर आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन दीपक का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। हम लोग जब जनरली दीपक लेकर चलते हैं तो डायरेक्शन इस तरह से होता है लॉ, लेकिन डायरेक्शन इसमें उल्टा है। यही है इंट्रो प्लस इंस्पेक्शन। इंट्रो प्लस इंस्पेक्शन, ये दो वर्ड से इंट्रोस्पेक्शन बना, इंट्रो प्लस इंस्पेक्शन। इसी को कहते हैं आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झांक कर देखना। हम लोगों में से 90% लोग अपना अधिकांश समय दूसरे की बुराइयों को ढूंढने में बिता देते हैं, लेकिन कभी वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखने लगें तो दुनिया की हर बुराइयां मिट जाएंगी। इसी चीज को हाईलाइट किए हैं पाब्लो नेरुदा ने इस पोएम कीपिंग क्वाइट में। अगर आप सोचिए कि क्या जो गोली बनाते हैं उस पर मरने वाले का नाम लिखते हैं? कभी नहीं। अगर वो आत्मनिरीक्षण करें कि यही गोली उनकी स्वयं की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की जिंदगी ले सकती, तो कभी भी दूसरे के लिए मौत की सामग्री बनाना बंद कर देंगे। सीमा पर युद्ध के लिए झोंक देते हैं। अगर वो युद्ध के सौदागर कभी ये आत्मनिरीक्षण करें कि उस युद्ध में अगर उनका अपना बच्चा मारा जाता तो उन पर क्या बीतती, वो कैसा महसूस करते, उसकी माँ से, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से वो कैसे नजर मिला पाते। तो चाहे जो मारा जाता है,
जिस देश का माना जाता है वो भी तो किसी का पुत्र होता है, वो भी किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति होता है, तो उसके घर में भी वही मातम मनती। तो अगर दुनिया का हर व्यक्ति ये आत्मनिरीक्षण कर ले तो हर बुराइयां मिट जाएगी। इसी चीज को फोकस किए हैं पाब्लो नेरुदा इस पोएम कीपिंग क्वाइट में। पोएट ने बहुत ही सहज तरीके से हम लोगों को आत्मनिरीक्षण के महत्व और उसकी उपयोगिता को हाईलाइट किया है। आप लोगों को सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है, भेजा जा चुका है उसका जो है नोट्स। फिर भी एक बार कवि जो है इस पोएम के एक एक लाइन से जो पोएट कहना चाह रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट पोएम को एक एक लाइन लिख करके। तो पहले स्टांजा में पोएट पाब्लो नेरुदा कहते हैं कि नाउ वी विल count to 12 and we will all keep still। अब इस लाइन को देखिए, अगर साधारण रूप से देखें, कवि कहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अगर हम ट्रांसलेट करें तो अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और हम सब चुप रहेंगे। क्या मीनिंग निकल रहा है? नथिंग। 1 से 12 तक गिनकर और शांत रहकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके पोएटिक मीनिंग देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है उनका क्वेश्चन नंबर 1 का। इस लाइन के एक्सप्लेनेशन से आंसर भी निकल जाएंगे। हियर द पोएट सेज दैट quiet introspection does not require much time। आत्मनिरीक्षण करने में अधिक समय की जरूरत नहीं होती। It requires as long as it requires to count up to 12। आत्मनिरीक्षण करने में उतना ही समय लगता है जितना हम 1 से 12 तक की गिनती करने में लगाते हैं समय। अब प्रश्न है कि कवि 12 की ही चर्चा क्यों कर रहा है? यहां पर कवि 12 की ही चर्चा क्यों कर रहा है? तो घड़ी की सुइयां जो है वो 12 तक ही घूमती। तो एक बार में जितना सेकंड का जो है सुई घूम जाता है उतने ही देर में हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण हमें क्या क्या प्राप्त करने में मदद करती है? तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझदारी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाती। इट डिमिनिशेस द सेंस ऑफ एनिमिटी, शत्रुता की भावना को कम करती है। एंड इट प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेस आवर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, और ये हमारे मेरिट और डिमेरिट को पहचानने में मदद करती है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर मेरिट और डिमेरिट नहीं होती, लेकिन हम अपने उस मेरिट को कब पहचानेंगे? जब अपने अंदर झांक कर देखेंगे। और अगर हम अपने मेरिट और डिमेरिट को पहचान लिए और जैसे जैसे हम अपने डिमेरिट को कम करते चले जाएंगे हमारे मेरिट में निखार आते जाएंगे और हम संपूर्णता के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। आप आवेश में आकर किसी को गाली बक देते हैं, एब्यूज कर देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं, लेकिन जब कूल माइंड होकर आप ये सोचते हो कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा किया होता तो मुझे कैसा महसूस होता, तो हम जिसके साथ भी कर रहे हैं उसको भी यही महसूस होता है। तो अगर हम व्हाट इज काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग अ स्किल हेल्प अस अचीव को देखें, या नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप अ स्किल, इससे कवि क्या कहना चाह रहा है? तो पोएट कहता है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन डज नॉट रिक्वायर मच टाइम, इट रिक्वायर्स
as long as it requires to count up to 12, but it helps us to achieve. क्या क्या प्राप्त करने में मदद करती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझदारी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, अगर दुनिया से शत्रुता की भावना मिट जाए तो पूरा दुनिया ही एक परिवार हो जाएगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट डिमिनिशेस द सेंस ऑफ एनिमिटी, तो जिस रेशियो में शत्रुता की भावना घटेगी उसी प्रोपोर्शन में मित्रता की भावना बढ़ेगी। एंड वी कम क्लोज टू ईच अदर, हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अगला लाइन में लिखा रहा है, now we will count to 12 and we will all keep a still for once on the face of the earth, for once on the face of the earth. Let us not speak in any language. काश इस धरती पर एक ऐसा वक्त आता कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा में बात नहीं करते। इससे कभी क्या कह रहा है कि देयर वुड बी नो एनी मेंटल एक्टिविटीज, देयर वुड बी नो एनी मेंटल एक्टिविटीज, किसी प्रकार की कोई भी मानसिक गतिविधियां नहीं होती, चाहे वो प्यार की भाषा हो या नफरत की। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स देयर वुड बी नो एनी मेंटल एक्टिविटी। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आगे लिखता है कभी लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम एक क्षण के लिए रुक जाते। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हम अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाते। अब यहां इससे कभी क्या कहा है कि नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, दैट मीन्स देयर वुड बी नो एनी फिजिकल एक्टिविटीज, देयर वुड बी नो एनी फिजिकल एक्टिविटीज, किसी प्रकार की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां नहीं होती। अब देखिए आगे कवि कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ना ध्यान से एक लाइन को देखिए, एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पोएम का, एक लाइन को। नेक्स्ट जो कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा विच वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, जो 2014 और 17 दोनों में एक क्वेश्चन रिपीटेड है कि अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा विच वुड बी एन एक्सोटिक। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सोटिक। एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज, वंडरफुल, अद्भुत, विचित्र। तो अब पाब्लो नेरुदा के अनुसार विच वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। तो यहां पर देखो कवि कह रहा है कि when the entire physical and mental activities of the world would be seized for a moment, that would be an exotic moment। जब पूरी दुनिया से सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां रुक जाएगी तो वह क्षण रियली में अद्भुत होगा, विचित्र होगा। वही वो समय होगा जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे। तो निश्चित रूप से हमें कैसे लगता है, हम आपस में बातें करते हैं,
रोड पर गाड़ियां चलते रहती है, फैन चल रहे हैं, चारों तरफ एक्टिविटीज हो रही हैं, तो लगता है कि समय चल रहा है। लेकिन अगर सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज रुक जाएंगे तो वही वो क्षण अद्भुत होगा। तो सिंपली इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन द इंटायर फिजिकल एंड मेंटल activities of the world would be seized for a moment, that would be an exotic moment। तो वही क्षण अद्भुत होगा। आगे के लाइन में कवि कहता है विदाउट रस, विदाउट रस, विदाउट इंजन, विदाउट इंजन we would all be together, all be together in a sudden strangeness। अब इस लाइन को देखें हम लोग, तो when there would be no any physical and mental activities, कोई ना शारीरिक गतिविधि होगी ना मानसिक गतिविधि, विदाउट रस, ना कोई भीड़ होगी, विदाउट इंजन, ना कोई इंजन का शोर शराबा होगा। We would all be together in a sudden strangeness। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि when we would all be together, कब हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो अभी देखें हम लोग कि when there would be no any physical activity and mental activity, no rush and no sound of engine, that time we would do quiet introspection and all types of enmities and atrocities would be automatically ceased, naturally we would all be together। क्या कर रहा है कवि कि जब ना कोई शारीरिक गतिविधियां होगी, ना कोई मानसिक गतिविधियां होगी, ना कोई भीड़ होंगे, ना कोई इंजन का शोर शराबा होगा, वही वो समय होगा जब हम क्या करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारे अंदर शत्रुता की जितनी भावनाएं हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। तो क्वाइट नेचुरल है कि जब शत्रुता समाप्त होगी तो हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब हम लोग अगले पैराग्राफ में देखें, अगले स्टांजा में कि पोएट क्या कर रहा है। अब देखें यहाँ पर फिशरमैन, कभी कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, would not harm whales, and man gathering salt would look up his hurt hands। हर्ट मीन्स घायल। अब इस स्टांजा को गौर से देखिए। अब सिंपली अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या मीनिंग हुआ कि मछुआरे ठंडे समुद्र में फेल मछलियों का शिकार नहीं करेंगे और नमक के कारखाने में काम करने वाले, नमक एकत्रित करने वाले लोग हर्ट मीन्स अपने घायल उंडेड हाथों को देख सकेंगे। क्या इसके मीनिंग निकल रहे हैं? लेकिन अब इस स्टांजा से हम देखें कि कवि क्या कहना चाह रहा है। पहले आप सिंपली सोचिए कि सबसे पहले तो व्हेल मछली का शिकार होता ही नहीं, और अगर मछुआरे मछलियां नहीं मारेंगे तो क्या वे जिंदा रह पाएंगे? उनके जीवित रहने का, उनके सर्वाइवल का वो एकमात्र जरिया है, एकमात्र साधन है। लेकिन कवि इससे क्या कह रहा है कि आज और की चाहत ने हमें पागल कर दिया है और लोग अंधाधुंध मछलियों का शिकार कर रहे हैं, जिससे प्रकृति से मछलियों के विलुप्त होने का संकट उत्पन्न होते जा रहा है।
तो अगर यहाँ पर कवि के भावनाओं को हम देखें तो कवि कह रहा है कि अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो मछुआरे उतने ही मछलियों का शिकार करेंगे जिससे उनका रोजी रोटी चल जाए। अगर दूसरे शब्द में कहें तो हम लोग नेचर जरूरत से ज्यादा दोहन न करेंगे, प्रकृति को जरूरत से ज्यादा हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब दूसरे तरफ कवि कह रहा है कि एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक अप हिज हर्ट हैंड्स। नमक के कारखाने में काम करने वाले अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हाथ में घाव है और तब कोई नमक एकत्रित कर रहा है तो उसको क्या फील हो रहा होगा। तो क्वाइट नेचुरल है कि दो ही इस कंडीशन में या तो अधिक पैसे की लालच है या दूसरा कि किसी ने उसे गुलाम बना लिया और जबरदस्ती उसके हाथ में घाव है फिर भी उससे नमक एकत्रित करवा रहा। तो अब दोनों कंडीशन में देखें हम कि अगर पैसे के लिए कोई कर रहा है तो अपनी आत्मा को टॉर्चर करके अर्जित किया जाने वाला धन किसी काम का नहीं। We know that money is a good servant but it is a very bad master. पैसा जितना अच्छा नौकर है उतना ही खराब मालिक हो जाता है। That means जब तक वो आपके कंट्रोल में है तो जो कहोगे वो चीजें वो खरीद देगा, लेकिन अगर तुम पैसे के कंट्रोल में चले गए तो दुनिया की हर बुराइयां करवा देगा। तो यहीं पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो कभी ऐसी गलती करेंगे नहीं। वो नमक के कारखाने में काम करने वाले लोग आत्मनिरीक्षण करेंगे तो रियलाइज करेंगे कि आत्मा को टॉर्चर करके अर्जित करने वाला धन किसी काम का नहीं होता। दूसरा, अगर कोई नमक का ठेकेदार किसी को अपना स्लेव गुलाम बना लिया और जबरदस्ती उससे नमक एकत्रित करवा रहा है तो वो रियलाइज करेगा कि अगर मेरे हाथ में घाव होते और हमसे नमक एकत्रित करवाया जाता तो हाउ वुड आई फील, मैं कैसा महसूस करता, तो दूसरा भी वैसा ही महसूस कर रहा होगा। तो अगर इन ब्रीफ में कहें तो इस पूरे स्टांजा से कवि क्या कह रहा है कि इफ वी वुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो वी वुड नॉट हार्म नेचर, हम प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अवर सेल्व्स, अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएंगे, एंड अदर्स, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इन ब्रीफ, अगर संक्षेप में कहें तो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमिटीज एंड एट्रोसिटीज, हर प्रकार की शत्रुता, हर प्रकार के अत्याचार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। तब यहां से जो क्वेश्चन उठेंगे कि व्हाट वुड फिशरमैन डू, मछुआरे क्या करेंगे, तो द फिशरमैन वुड डू फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल, वो उतने ही मछलियां मारेंगे जिससे उनका रोजी रोटी चल जाए। व्हाट वुड फिशरमैन नॉट डू, क्या नहीं करेंगे, तो दे वुड नॉट डू एक्सेस ऑफ फिशिंग, वो जरूरत से ज्यादा मछलियों का शिकार नहीं करेंगे। व्हाट वुड मैन गैदरिंग साल्ट डू, तो दे वुड रियलाइज, वो रियलाइज करेंगे, दे वुड डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करेंगे, एंड दे वुड नॉट टॉर्चर देमसेल्व्स एंड अदर्स, न अपने आप को यातना देंगे न किसी और को। अब देखिए अगले स्टांजा में पोएट क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टांजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वार्स, यहां पर ग्रीन वार का क्या मतलब है, तो यहां पर जो ग्रीन वार दो चीजों को कहते हैं। पहला तो कटिंग ऑफ ट्रीज को भी ग्रीन वार कहते हैं,
कटिंग ऑफ ट्रीज, और दूसरा जो है द प्रिपरेशन ऑफ न्यू और फ्रेश वाटर। तो यहां पर पोएटिक मीनिंग है द प्रिपरेशन ऑफ न्यू और फ्रेश वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वार्स? तो ग्रीन वार्स मीन्स न्यू और फ्रेश वाटर। Why has the poet used the expression those who prepare green wars? वे जो हमेशा नए युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं। तो the poet has used this expression for war mongers, युद्ध के सौदागरों के लिए, who are always involved in the preparation of न्यू और फ्रेश वार, जो हमेशा नए युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं। कवि उन वार मोंगर्स को सजेस्ट कर रहा है टू स्टॉप द प्रिपरेशन ऑफ न्यू और फ्रेश वार, कि वे नए युद्ध की तैयारियां करना बंद करें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग लाइन्स हैं एक एक लाइन करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।